नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज से हमारी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू हो रही है। हालांकि इस श्रृंखला को सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं। वो किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने जा रहे हो, प्रश्न हिंदी के ही हैं, बस थोड़ा इसका डीप नॉलेज है और इसका एक्सप्लेन में थोड़ा वृद्धि करके बता दिया जाता है। तो कोई भी बच्चा इसको अटेंड कर सकता है, सबको लाभ करेगा, लेकिन विशेष लाभ उन बच्चों को होगा जो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो आपसे बस यही आग्रह अनुरोध है कि जितने भी बच्चे इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं उन तक इस मैसेज को भेज दें, आप लिंक को उनको भेज दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, द स्कॉलर लाइव टेलीग्राम को ज्वाइन करें और अपनी समस्याएं उसमें लिखते रहें। जिस किसी बच्चे को टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स लेना है वो यहाँ के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करे और जिन बच्चों के पास मेरा नंबर हो वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज ये प्रश्नोत्तरी नंबर 1 है। इसी प्रकार से निरंतर श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। तो पहली श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिएगा कौन सा आता है। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की रचना है? इसका उत्तर आपको बताना है कि विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की रचना है। बिहारी लाल, केशवदास, घनानंद या सेनापति, इन 4 में से किसी एक की रचना है। इसका जवाब आपको बताना है। तो विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिए, विज्ञान गीता ये रचना केशवदास की है। केशवदास के बारे में जो टीजीटी पीजीटी के बच्चों को बहुत कुछ समझना, लिखना, पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सन 1610 ईस्वी में केशवदास ने इस विज्ञान गीता की रचना की थी। ध्यान दीजिएगा, केशवदास हिंदी के अलंकारवादी कवि हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के कैसे हैं? अलंकारवादी कवि हैं। अलंकारवादी कवि इनको माना जाता है, हिंदी के अलंकारवादी कवि हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन्हें हिंदी का प्रथम आचार्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम आचार्य, क्या इनको कहते हैं? हिंदी का प्रथम आचार्य। ये 2 चीजें आपको स्मरण रखनी है इस प्रश्न के उत्तर के साथ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसमें से ABCD में से कोई एक प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं, या 6 भेद होते हैं, या 8 भेद होते हैं? ये जानकारी आपको देनी है। तो श्लेष अलंकार के भेद पूछे गए तो श्लेष अलंकार में A विकल्प सही होगा। 2 भेद होते हैं, एक होता है सभंग श्लेष और दूसरा होता है अभंग श्लेष। तो ध्यान दीजिएगा, श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। श्लेष का मतलब होता है जहां एक शब्द में अनेक अर्थ हों। अब शब्द के टुकड़े करके अर्थ निकालने हैं या टुकड़े नहीं करके अर्थ निकालने हैं। तो देखिए, उदाहरण देते हैं सभंग का। सभंग का उदाहरण आपको बताते हैं कि टुकड़े नहीं करने हैं, वो आपको इसका अर्थ कैसे निकालना। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है सभंग, भंग करके टुकड़े निकालने हैं। बिहारी लाल का दोहा है, अजो तरेवना ही रहो, श्रुत सेवत एक रंग। श्रुत सेवत एक रंग। क्योंकि हमें पूरा दोहा नहीं लिखना है, केवल आपको उदाहरण बताना है कि अजो तरेवना ही रहो, श्रुत सेवत एक रंग। अब इस तरेवना शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो तरेवना का मतलब होता है कुंडल या नीचे का आभूषण। दूसरा तरेवना का अर्थ क्या होता है? इसका हम विच्छेद अगर भाग कर देंगे तो ये बनेगा तरेव प्लस
ना, तरह माने होता है मुक्त और ना माने न होना, तो मुक्त न होना। तो पहला अर्थ क्या हो गया कुंडल और दूसरा अर्थ क्या हो गया मुक्त न होना। कैसे आपने अर्थ निकाले, इसके टुकड़े करके। तो स्थिति क्या आ गई सभंग की। और अगर अभंग की स्थिति यानी है तो अभंग में तो बहुत से हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून। यहां पर पानी के बिना टुकड़ा किए मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में शर्म और चूना के संबंध में इसका अर्थ पानी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी शब्द के टुकड़े करके अर्थ बदलते हैं तो सहित भंग, भंग करना है, और नहीं टुकड़े करके अर्थ बदल देते तो अभंग कहलाता है। तो इस प्रकार से दो स्वरूप हैं, एक अभंग है एक सभंग है। बड़ा ही ध्यान से और मन से इन चीजों को पढ़े। अगला है अतिथि का वर्ण विच्छेद है। अब अतिथि शब्द का उचित वर्ण विच्छेद क्या है ये आपको करना है। अतिथि का उचित वर्ण विच्छेद क्या होता है, एबीसीडी में आपको ध्यान देना है। और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में बहुत ढंग से आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी सी डी में से इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मेरी समझ से इसका ये उत्तर सही है। इसको जोड़ो, आ, इसको जोड़िएगा, टी, इसको जोड़िएगा, ठीक, क्या हो जाएगा अतिथि। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। मेहमान दो प्रकार के होते हैं, सतिथि और अतिथि। जो आपको सूचना देकर के आए वो सतिथि सही तिथि के, और जो बिना सूचित किए आ जाए उन्हें अतिथि कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका ये सेकंड विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। बहुत ही सुंदर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग जो सभी परीक्षाओं में आता है। आपको इसके पूरे मूल, इसके पूरे रहस्य को समझ लेना है। एबीसीडी में से क्या होगा संयुक्त व्यंजन, यानी कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन होगी। इसमें से एबीसीडी में से क्या उत्तर होगा, शीघ्रता से इस चीज का जवाब दे, क्योंकि शीघ्रता के साथ आपको ये चीजें सिखानी और समझानी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जवाब इसका होगा पहला। पहला क्या लिखा है, व प्लस या बराबर व्या। तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तरीके के वर्ण क्या होता है, दो अलग अलग वर्ण जब एक ही ध्वनि के सहारे बोले जाते हैं तब उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि संयुक्त व्यंजन कौन सी है कि दो अलग अलग वर्ण जब एक ही ध्वनि के सहारे बोले जाते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण की संज्ञा दी जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। और इसी प्रक्रिया का एक और नाम क्या नाम है, वर्ण गुच्छ। ये आपको वर्णमाला के समय पढ़ाया गया। और जिन बच्चों को ना पता हो, आप लोगों में से जिस किसी को टीजीटी पीजीटी की क्लास लेनी हो या अन्य किसी के लिए क्लास लेनी हो, यहाँ के नंबरों पर संपर्क करें। संपूर्ण हिंदी पढ़ाई गई, हर चीज उसमें बताई गई।
तो इसका एक और नाम क्या है, वर्णगुच्छ भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको देख लें, अगर हम ता को देखते हैं तो ये भी वैसे इसको ला को, इसमें दो ला बने हुए हैं, लेकिन दोनों एक ही जाति के हैं। इस प्रकार से इनको द्वित्व कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो यदि किसी विकल्प में अलग अलग जाति के हों तो उनको संयुक्त व्यंजन कह देंगे, और ध्वनि के आधार पर काम कर रहे हैं वो, वही वर्णगुच्छ हो जाएंगे। लेकिन एक जैसे होंगे तो द्वित्व वर्ण कहलाएंगे। तो वर्णगुच्छ और द्वित्व वर्ण में फर्क अवश्य याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, वाचिक, सात्विक, कायिक या आहार्य। ये आपको पता होना चाहिए और आप शीघ्रता से बताएं कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। तो शीघ्रता करें कि स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, ABCD में से कौन सा सही होगा। तो इसमें B सही है, सात्विक। ध्यान दीजिएगा, ये अनुभाव क्या है, रस के चार अंग हैं। रस के चार अंग हैं। कौन कौन से चार अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। यानी इन्हीं से गुजरकर कोई भाव रस के रूप में परिणत होता है। तो यहाँ पर बात अनुभाव की है। तो अनुभाव के मुख्य से दो तत्व होते हैं, वाचिक वो सात्विक होता है, कायिक होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, सात्विक होता है और दूसरा होता है कायिक। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के होते हैं। स्वरभंग किस प्रकार का, बात यहाँ स्वरभंग पूछा जा रहा है, ये किस प्रकार का अनुभव है, तो ये सात्विक अनुभव। किस प्रकार का अनुभव है, ये सात्विक अनुभव है, कायिक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सात्विक अनुभव खुद 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है स्वरभंग। तो जब कोई व्यक्ति हाथ से इशारा करे नायिका को, या कटाक्ष करे, शारीरिक प्रतिक्रिया करे, तो इस प्रकार का अनुभव कायिक कहलाता है। लेकिन आत्मिक अनुभव जो होते हैं वो सात्विक कहलाता है। सात्विक के खुद कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। इन चीजों को ध्यान रखना आपको अवश्य है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस उपन्यास का लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर, एग्जाम में पूरी बात अवश्य पढ़िएगा, अमृतलाल नागर नहीं है। नहीं शब्द को मेंशन किया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, भूले बिसरे चित्र में से किसके लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भूले बिसरे चित्र सही है, इसके लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। बाकी सभी के लेखक अमृतलाल नागर हैं। इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा। ध्यान दीजिएगा, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। शेष के तीनों के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर हैं। अगर कभी, चूंकि टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा डीप आ जाता है, यदि इनके कभी सन की बात की जाए तो सुहाग के नूपुर की रचना 1960 में की गई थी। सन 1960 ईस्वी में सुहाग के नूपुर की रचना इन्होंने की थी। मानस का हंस 1972 में, और इसकी रचना 1956 ईस्वी में। कलम कागज लेकर के बैठे
खास खास चीजों को मेंशन करते रहें, खास खास चीजों को लिखते रहें। जो आपको लगता है कि नहीं हमें लिख लेना चाहिए, उन चीजों को आप अवश्य लिख लें, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सनों में इन चीजों की रचना की गई थी। और कई प्रकार ये कैसे उपन्यास लिखते हैं, ये जीवनी परक उपन्यास लिखते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, ज्ञान ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। ये पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं। ये बहुत पूछा जाता टीजीटी पीजीटी में, इनके बारे में भी पूछा जाता, किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, किस किताब से, राइटर कौन है, ये बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। तो फिर से देख लीजिएगा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। पूछा गया इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम, इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। इन चार में से इनका रचनाकार कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इन्होंने 1935 ईस्वी में कामायनी महाकाव्य लिखा। कामायनी क्या लिखा? महाकाव्य। कामायनी ये किस प्रकार का महाकाव्य है? ये पौराणिक महाकाव्य है। पौराणिक महाकाव्य यानी वेद पुराणों पर आधारित ये महाकाव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। इस महाकाव्य में जो पार्ट है उन्हें सर्ग कहा जाता है। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में 15 सर्ग है। ये आपको बहुत चीजों पर ध्यान रखना है। ये सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें पहला सर्ग है जो चिंता, उसका नाम है, और अंतिम जो 15 नंबर का सर्ग है उसका नाम है आनंद। अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। अब प्रश्न आता है ये पंक्तियां किस में हैं? ये रहस्य सर्ग से ली गई हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये 14 नंबर का सर्ग है रहस्य। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां कामायनी महाकाव्य के रहस्य सर्ग से ली गई हैं, जहां पर राजा मनु, ये बात किससे कहते हैं? उसे कामायनी से। जब ये इड़ा के यहाँ चले जाते हैं फिर कामायनी अपने बच्चे को लेकर के, वो बच्चा कहता रहता है मेरे पिताजी कहाँ, उनको ढूंढने के लिए जाती है। अंततोगत्वा वहां पर मुलाकात इनकी होती है। ये घायल अवस्था में पड़े होते हैं। तो वहीं पर ये बात कहते हैं कि ज्ञान कुछ मेरा दूर था, क्रियाएं कुछ अलग थी, इसलिए मन की इच्छा पूरी नहीं हुई और एक दूसरे से हम नहीं मिल सके। जीवन की यही एक विडंबना है। बड़ा ही सुंदर ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तब उसे क्या कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता प्राप्त कर ले, योग्यता प्राप्त कर ले, तब उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या पद। इस प्रश्न का जवाब शीघ्रता के साथ दें। ABCD में से क्या सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, शब्द जब वाक्य में आने की योग्यता बनाता है तब उसे पद कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ राम, तो ये राम क्या है? एक शब्द है। और जब इसको प्रयोग किया जाएगा कि राम ने रावण को मारा, अब ये वाक्य है, तो यही शब्द जब वाक्यों में आ जाते हैं तब उनको पद कहा जाता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम आपको बताना है। मम्मट, वामन, आनंदवर्धन और विश्वनाथ में कोई एक है। ये TGT का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आपको इसका जवाब देना है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। उनका नाम है आनंदवर्धन। सी सही है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में संप्रदायों की कितनी संख्या है? 6। इन संप्रदायों में एक संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय है। जैसे इसका पहला जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? आचार्य भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रतिपादक या संस्थापक का नाम है आचार्य भरत मुनि। फिर आता है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के मम्मट और वामन। आचार्य मम्मट और भामा। आचार्य मम्मट हैं और आचार्य भामा हैं। रेत संप्रदाय के वामन हैं। आचार्य वामन मुख्य रूप से रीति संप्रदाय के माने जाते हैं, दंडी भी माने जाते हैं। फिर आता है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक यही आनंदवर्धन। यही आपके प्रश्न का जवाब था, आनंदवर्धन है। फिर वक्रोक्त है। वक्रोक्त संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं और औचित्य संप्रदाय है। औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र। फिर से देख लीजिएगा। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार भामा और मम्मट, रीति संप्रदाय दंडी और वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्त के कुंतक, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र है। इन सब में आपका जो प्रश्न था उसका जवाब आनंदवर्धन है। एक खास चीज देखिएगा, जो कवि इन सभी तत्वों का समन्वय करता है उसे हम मुख्य रूप से रीति संप्रदाय से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? या सन्मत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ABCD में से कोई 4 ऑप्शन सही है, इसको ध्यान से पढ़ें और इसका जवाब दें। सन्मत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? A, B, C या D? तो इसका जवाब होगा D, सत प्रसम्मति होता है। सत प्रसम्मति। यहां पर ता का मेल मां से है और आपको बताया गया था कि ता का यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई अनुनासिक वर्ण आए
आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अगर और क्लियर करना चाहें तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो वर्ग व्यंजन है का, खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, टाठा डाढ़ा ड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा मां, ये 25 वर्ग व्यंजन होते हैं। यानी इन वर्णों में के आगे इनमें से कोई वर्ण आए तो ये वर्ण अपने पांचवें स्थान पे चला जाता है, यानी ता अपने पांचवें स्थान ना में परिणत हो जाता है सन्मत। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का, संधियों का विशेष आपको ध्यान रखना है। आज के क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। 10 प्रश्न आपको बताए गए। ये कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से प्रतिदिन हमारी प्रश्न श्रृंखला चलती रहेगी। अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको लाएंगे जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए, उनका ढंग से एक्सप्लेन होगा। कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, रचनाओं के प्रमुख पात्र कौन है, इन सब चीजों की जानकारी आपको विस्तार के साथ दी जाएगी। तो जिन बच्चों को टीजीटी पीजीटी में एडमिशन लेना है, संपूर्ण कोर्स देखना है, परीक्षा अति नजदीक है, नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, समय आपके पास बहुत कम है, इसे संक्षिप्त में पढ़ें, प्रैक्टिस करें। करीब 200 से 250 क्वेश्चन हम आपको देंगे। और जैसे अभी हमने पिछली बार सूरदास पे चर्चा की थी, अगली हमारी चर्चा का विषय प्रेमचंद होंगे, फिर इसी प्रकार से तुलसीदास से सूरदास होंगे। तो कुछ गिने चुने कवियों के बारे में पूरी जानकारी हम देंगे, कुछ लेखकों के बारे में जानकारी देंगे, उपन्यासकार के बारे में, और अन्य जो विधाओं के रचनाकार हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको कोई शंका हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।